मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, यानी कि लागत के तत्व कौन कौन से हैं, और कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या, यानी इसके कॉस्ट के घटक कौन कौन से हैं। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसका एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए और एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना लेना है उसका आइडिया लेने के लिए हमको जो भी खर्चा हुआ है ना, जो भी हमको एक एक कोई भी खर्चा छूटना नहीं चाहिए, एक एक खर्चे का ध्यान होना चाहिए, एक एक तत्व पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या कॉस्टिंग आई है। इन सब चीज़ों की स्टडी करना आवश्यक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है बना, तो और उसमें कोई भी तत्व छूटना नहीं चाहिए ताकि जो भी होने वाला प्रॉफिट है उसका एग्जैक्ट आइडिया लगाया जा सके। जब टोटल कॉस्ट की गणना की जाती है तो खर्चे का कोई भी तत्व छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और टोटल कॉस्ट को क्या होता है कि भिन्न भिन्न हेड्स में बांटा जाता है, जिसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया ना कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट किसे कहा जाता है। भाई देखो, हम टोटल कॉस्ट की गणना करते हैं, उसमें सब कुछ आना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जो भी छोटे मोटे खर्चे हुए हैं सारे खर्चे उसमें इंक्लूड होने चाहिए, उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पता होना चाहिए, सारे खर्चे हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारी मिलकर बनती है टोटल कॉस्ट, और इस टोटल कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बांटा गया है, और इन डिफरेंट डिफरेंट हेड्स को क्या कहा गया है, एलिमेंट्स। तो ये तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको मुख्य 3 एलिमेंट्स में बांटा गया है, यानी मुख्य 3 तत्वों में बांटा गया है। कौन कौन सी है, एक मटेरियल, एक लेबर और एक्सपेंस, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट, यानी पहले हम टोटल कॉस्ट निकालने से पहले जो भी फैक्ट्री में जो मटेरियल आ रहा है उसकी कॉस्ट पर विचार करेंगे। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के उत्पादन में काम में लिया जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उसे, और उस पर किया जाने वाला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो उसमें जो लकड़ी आ रही है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम में आ रहा है, तो इस पर किया जाने वाला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल नाम से पता चल रहा है कि वह अप्रत्यक्ष सामग्री जो उत्पादन में सहयोग देती है, यानी प्राइमली मुख्य रूप से उसका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन वो सहयोग में ऐसे छोटी छोटी कई वस्तुएं होती हैं, कई सामग्रियां होती हैं जो कि काम में ली जाती हैं, तो उन पर जो किया जाने वाला खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे फर्नीचर का है तो उसमें लकड़ी तो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल में हो गया, और उसमें जो अलग से कोई भी उस पर जो कलर करने के लिए वार्निश आ रहा है या उसका वार्निश ब्रश आ रहा है, उसको क्लीन करने के लिए जो रेजमाल यूज़ हो रहा है, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाएंगे। और ऐसे ही कोई मिलिंग मशीन है, उस पर हम कोई भी गियर काट रहे हैं तो उस पर क्या है, गियर कटिंग के लिए अगर हम कोई कास्ट आयरन का मटेरियल ले रहे हैं तो वो कास्ट आयरन तो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट मटेरियल में हो जाएगा। और उसके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या होगा, उसके लिए कोई कूलेंट यूज़ हो रहा है या लुब्रिकेंट यूज़ हो रहा है तो वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल में यूज़ हो जाएगा। तो इन दोनों को इन खर्चों में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट यानी जो हमारे वहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं या वर्कर काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, उस पर जो किया जाने वाला खर्चा है, उसको सैलरी दी जाएगी, उस पर जो किया जाने वाला खर्चा है वो क्या कहलाएगा, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट को भी फर्दर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है हमारा डायरेक्ट लेबर और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में क्या है, जो नाम से पता चल रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से व सक्रिय रूप से जो योगदान देता है लेबर, जो व्यक्ति योगदान देता है, उन्हें प्रोडक्टिव लेबर भी कहा जा सकता है, और इनके वेजेस क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए जाते हैं। इनकी जो सैलरी दी जाती है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी वो जो पर्टिकुलर काम हो रहा है, जिस पर्टिकुलर काम की फैक्ट्री है उसमें जो लेबर इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, वो उसको दी जाने वाली वेजेस किस में आ जाएंगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है।
तो इनडायरेक्ट लेबर नाम से पता चल रहा है कि वे व्यक्ति या वे लेबर जो प्रोडक्शन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। तो अब उनकी सैलरी भी ज्ञात करना ज़रूरी है, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनडायरेक्ट लेबर। वो हमको डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से तो काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, पर उनका सहयोग है, वो प्रेजेंटली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग, और उनको सैलरी भी दी जा रही है, यानी उनके ऊपर जो कॉस्ट है, लागत है, उनको भी हमको ज्ञात करना ज़रूरी है। तो उनको इस हेड में रखा गया है, लेबर हेड के अंदर, इनडायरेक्ट लेबर में। ठीक है, तो वे लेबर जो उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ये हमारे फोरमैन हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्शन करने के लिए हम बुलाते हैं, गेट कीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, क्रेन ड्राइवर हो गया। ये डायरेक्टली वो मटेरियल को बना तो नहीं रहे, पर ये सहयोग दे रहे हैं, और उनके वेजेस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो उसको उसमें इनडायरेक्ट लेबर में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा तीसरा तत्व है एक्सपेंसेस, यानी खर्चे, व्यय। अब इससे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं फर्दर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि वे खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से किसी जॉब को प्रोड्यूस करने पर किए जाते हैं, वे तो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम कोई स्पेशल जिग एंड फिक्चर में एक स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं, उस पर जो किया हुआ खर्चा है ना, तो वो किस में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और ऐसे ही हम कोई लाइक ठेकेदार कहीं काम कर रहा है अपने बिल्डिंग में, तो अगर वो नक्शे बनवा रहा है, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगा। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो खर्चे किए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? ओवरहेड एक्सपेंसेस और सेकेंडरी कॉस्ट भी इसको कहते हैं। जो भी हमारे फैक्ट्री में जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसकी बिल्डिंग में जो खर्चे हो रहे हैं अदर, और जो उसके प्रशासनिक खर्चे हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो खर्चे हो रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को बनने के बाद बेचने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो सब किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया? कॉस्ट के तीनों तत्वों को डिस्कस कर दिया। मेन हमारा मटीरियल, फिर हमारा लेबर, और हमारे व्यय, और उन दोनों को हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तीनों कैटेगरीज में बांटा है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से हमको उसमें प्रोडक्शन में दिखाई दे रही है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो खर्चा हो, और एक हमारा इनडायरेक्ट। तो इन सब पे जो खर्चे किए गए हैं वो हमको निकालने होंगे, जो कि हम क्या कहते, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? लागत के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वही है जो अभी हमने डिस्कस की, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु, सेवा या कार्य, मटेरियल पर, लेबर पर, अदर एक्सपेंसेस के रूप में व्यय की जाती है, वो तो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। यानी अगर मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल पर कोई खर्चा हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर वो जो डायरेक्ट लेबर के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। और जो हमने अभी डिस्कस किए ही थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डिस्कस किए थे, वो भी सारे क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगे। ऑब्वियसली इन जो तीनों तत्वों में जो भी डायरेक्ट खर्चे थे, वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं उसमें विस्तार से इनडायरेक्ट कॉस्ट को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? हमारी जो फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के जो खर्चे हैं, और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो भी खर्चे होते हैं, वे सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। इसके अलावा जो मटेरियल हमने देखा ही था, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर पर जो खर्चे होते हैं, वो सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब इसमें देखते हैं कि भाई हमने देखा कि फैक्ट्री कॉस्ट ना जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में, वो होता क्या है? तो जो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्लांट को चलाने के लिए जो किए जाते हैं, जैसे मशीनों व प्लांट की सफाई, और जो निरीक्षक आ रहा है, जो गेट कीपर का वेतन है, और जो बिल्डिंग है उसका किराया है, या मशीनों की मेंटेनेंस है, इन सबको किस में इंक्लूड करते हैं हम? फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। ठीक है, और ऐसे ही हमने डाला कि भाई ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो इसमें क्या क्या खर्चे आ रहे हैं? तो इसमें वो खर्चे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो खर्चे होते हैं, जो हमारे प्रशासन को संचालन के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि क्लरिकल स्टाफ का वेतन, मैनेजर का वेतन, ऑडिटर, लॉयर की फीस, है ना। ठीक है, और ना जो भी है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये सारे जो खर्चे हैं वो किस में, और जो उसमें फर्नीचर मंगाया जा रहा है, इन पर जो सारे खर्चे हैं वो किस में आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है,
अब इसके अलावा तीसरा हमारा खर्चा था, हमने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पढ़ा था वो था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और जो मैन्युफैक्चरिंग के पश्चात ऑब्वियसली है जो मार्केटिंग आदि पर जो किए जाने वाले खर्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमको यहाँ पर क्लियर हो गया कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें। एक ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये उसी में से लिया गया है जो हमने अभी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी लागत के घटक। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत। अब मूल लागत क्या होगी? जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल पर खर्चा किया गया है, डायरेक्ट लेबर पर खर्चा किया गया है और हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमने डिस्कस किए इन पर जो खर्चा किया गया है वो प्लस करके क्या बनेगा हमारा प्राइम कॉस्ट यानी मूल लागत। यानी वो उस जो प्रोडक्ट तैयार होके आ रहा है उसकी वो मूल लागत हो गई। क्या हो गया? मूल लागत इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब दूसरा है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमारी प्राइम कॉस्ट थी प्लस जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि फैक्ट्री में जो भी अदर खर्चे होते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए वगैरह, मतलब सारी फर्नीचर जो भी आ रहा है उसकी जो फैक्ट्री में जो और मेंटेनेंस के लिए गेट कीपर की सैलरी के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमने ऊपर डिस्कस की थी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। अब हमारा थर्ड है ऑफिस कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस यानी कार्यालय लागत। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स किए थे कि भाई क्लरिकल स्टाफ की सैलरी, मैनेजर की सैलरी और जो भी उसमें फर्नीचर वगैरह मंगाया जा रहा है या उस भवन का किराया। तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया था फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इन सबको हम प्लस करते जाएंगे तो हमारी लागत आगे आगे बढ़ती जाएगी, हमारे लागत के घटक आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि अब उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? हमने जो पढ़ी ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो भी सेलिंग एंड अभी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्च डिस्कस किया था तो वो ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मिलकर क्या बनेगी? उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। अब उसकी सेलिंग प्राइस फाइनली डिसाइड होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए हम ये सारी चीज़ें ज्ञात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो हम इसको समराइज्ड वे में ऐसे भी देख सकते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर क्या बना? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस मिलकर क्या बना? फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एक्सपेंसेस मिलकर क्या बना? ऑफिस कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मिलकर क्या बना? हमारी टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलकर हमारा क्या बना? सेलिंग प्राइस। इस प्रकार हमने ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट भी डिस्कस कर लिए। अब ये पूरा टॉपिक ना हमने डिस्कस किया है तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे ऐसे कई आ जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एलिमेंट कॉस्ट में क्या सम्मिलित है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें ना मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसिव कॉस्ट और ऑल ऑफ अबव। तो इसमें क्या है? ये सारे ही खर्चे इसमें सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमें पता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो लागत के तत्व हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट भी आती है, लेबर कॉस्ट भी आती है और खर्चे भी आते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही मिलकर हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, यानी वो कॉस्ट दोनों लागत के तत्व होते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सम्मिलित होंगी। इसके अलावा एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रत्यक्ष खर्चे में क्या सम्मिलित है। प्रत्यक्ष खर्चे आप समझते हो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेकंड है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब हमने देखा कि ये तीनों जो एक्सपेंसेस हैं अभी अभी हमने डिस्कस किए थे
कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये तीनों ही चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आती हैं। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, थैंक यू।